बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइटस। साइनोसाइटस प्रॉब्लम है साइनस का। साइनस क्या है? साइनस आर द कैविटीज दैट इज लोकेटेड इन द स्कल, फेशियल बोन्स। स्टूडेंट, हमारा जो स्कल है, जिसको उर्दू में कुपड़ी कहा जाता है, तो इसमें क्रेनियम बॉक्स भी आता है, फेशियल बोन्स भी आते हैं। अगर इसके साथ नेक वाला बोन भी शुमार कर दें, हाइयर्ड बोन जिसको कहते हैं, तो ये कलेक्टिवली 29 बोन तकरीबन आते हैं। तो इन बोन्स की या हमारा जो स्कल है, इनका जो वज़न है, या अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह बनाया हुआ है कि ये इनमें कुछ सुराखें मौजूद हैं जिसको साइनस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हलो स्पेसेस इसमें मौजूद हैं। इन हलो स्पेसेस के कई एक सारे फंक्शंस हैं। वो इन फंक्शनों में से एक फंक्शन ये है कि उसके ज़रिए जो है वो एयर सर्कुलेट होता है। एयर सर्कुलेट होकर, क्योंकि इनके अंदर एपिथेलियल सेल होते हैं, सिलियरी सेल होते हैं, तो उनमें म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सिक्रीट होकर बैक्टीरिया, वायरस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट और पोल्यूटेंट्स को भी कैप्चरिंग का काम करते हैं। तो वहाँ पर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये है कि हमारा जो स्कल है, इसका वज़न हल्का है। अगर ये साइनस, ये हलो कैविटीज़ ना होते तो हमारा सर जो है ये और भी भारी होता। दो फंक्शन। तीसरा फंक्शन इन कैविटीज़ का ये है कि हमारे जो फेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया कुछ बड़ा है, तो इन बड़ा एरिया जो है ये इसका भी क्रेडिट इन कैविटीज़ को जाता है। तो अगर ये ना होते तो हमारा फेस एरिया यानी स्कल जो है भी छोटा होता। ठीक है, एयर की प्यूरिफिकेशन भी सही तरह ना होती। तीसरा जो फंक्शन है वो ये है कि सर जो है ये भी हल्का ना होता। इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शन हैं। अब ये जो कैविटीज़ हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं? इन कैविटीज़ को क्या कहा जाता है? इन कैविटीज़ को कहा जाता है साइनस। अब ये साइनस जो इनको कहा जाता है, ये इन साइनस को, चूँकि ये साइनस इनमें अगर कभी इन्फ्लेमेशन हो जाए, कभी इनमें स्वेलिंग हो जाए, क्योंकि इनकी अंदरूनी जानिब, अंदर की जानिब, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, तो ये अंदर, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर यूँ गोल कर दूं तो ये अंदर की जानिब है, तो अंदर की जानिब म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, अगर इसकी स्वेलिंग हो जाए तो इसको कहा जाता है साइनोसाइटस। ठीक है, अब साइनोसाइटस के लफ्ज़ में एक साइनस है, एक आइटस है। साइनस का मतलब ये है तो हलो एयर फिल्ड कैविटीज़, और आइटस का क्या मतलब है? आइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। तो साइनस जो हलो कैविटीज़ हैं, इनकी अगर स्वेलिंग हो जाए तो दिस इज़ नोन एज साइनोसाइटस। अब ये प्रॉब्लम हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? ये प्रॉब्लम हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, क्योंकि चैप्टर रेस्पिरेशन का है, टॉपिक रेस्पिरेशन के चल रहे हैं, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये आ जाता है। क्योंकि इसमें हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ ये रिलेटेड हैं, क्योंकि ये ऊपर लंग्स की तरफ गया नहीं, लिहाजा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक इन्फेक्शन है। आप समझ चुके होंगे साइनस, कैविटीज़, और फिर अगर इनमें स्वेलिंग हो जाए तो फिर साइनोसाइटस। साइनोसाइटस इज कॉमनली आल्सो नोन एज रीनोसाइनोसाइटस। इट इज़ आल्सो नोन एज रीनोसाइनोसाइटस। क्यों? क्योंकि आजकल ये रीनोसाइनोसाइटस इसी वजह से इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, साइनस का जो कैविटीज़ हैं, इनका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, दीज आर आल्सो कंसर्न्ड विद द नेजल कैविटी। तो उनके साथ कनेक्ट होने की वजह से इसको इसी वजह से रीनोसाइनोसाइटस भी कहा जाता है। अब ये साइनस की डिफिनीशन क्या है? जो हलो स्पेसेस हैं, इट इज़ अ हलो एयर फिल्ड कैविटीज़ इन द स्कल बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये टोटल तादाद कितने हैं जो कैविटीज़ हैं जिन्होंने हमारा सरफेस एरिया भी बढ़ाया हुआ है स्कल का, ठीक है, फेस का। इसके अलावा जो है प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी करते हैं। ठीक है, तो ये 4 किस्म के हैं। एक को कहते हैं मैक्सिलरी साइनोसिस, दूसरे को कहते हैं फ्रंटल साइनोसिस, और स्पेनाइड साइनोसिस और एथमॉइड साइनोसिस। ये तो इन कैविटीज़ के सिर्फ नाम हैं। ठीक है, अब हर एक को अलग अलग पढ़ते हैं कि पहले इन कैविटीज़ को पढ़ते हैं। इनमें जो चारों कैविटीज़ हैं,
अगर आप डायग्राम को देख लें तो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है इनमें सबसे बड़ा जो है ये जो आपको ये जो ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, इन ग्रीन कलर्स में आप देख लें तो सबसे लार्जेस्ट जो साइनस है वो है मैक्सिलरी साइनस। क्यों मैक्सिलरी इसको कहा जाता है? क्योंकि मैक्सिलरी बोन के साथ ये करीब करीब हैं। तो यहाँ पर चूंकि मैक्सिलरी बोन है इसी वजह से इसको कहा जाता है मैक्सिलरी साइनस। अब ये लार्जेस्ट है सबसे पहले। मैक्सिलरी साइनस एरेटेड एट बर्थ, ये बचपन ही से यानी जो ही बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा जो ही पैदा होता है तो उस वक़्त ये मौजूद होते हैं, उस वक़्त से इसमें एरेशन शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ये सबसे लार्जेस्ट साइनस है, विद इन मैक्सिला में मौजूद है एंड प्रेजेंट बिटवीन द चीक्स। चीक्स एन एरियाज को कहा जाता है। अब एन एरिया में ये मौजूद हैं, दो तादाद में है, दो की तादाद में है, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिलरी साइनोसिस जो हैं अगर इनमें स्वेलिंग हो जाए इनफरादी तौर पर अकेले तो इसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनोसाइटस। दूसरा क्या है? फ्रंटल साइनोसाइटस, फ्रंटल साइनोसिस। फ्रंटल साइनोसिस क्या है? फ्रंटल जो साइनोसिस हैं ये दो तादाद में है, ठीक है। ये दो तादाद में है, कहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल माथे पर। तो फिर इसको फ्रंटल क्यों कहा जाता है? ये इसी वजह से नहीं कहा जाता कि ये फ्रंट पे है, बल्कि इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रंटल बोन। चूँकि हमारा जो ये बिल्कुल माथे वाला बोन है इसको कहा जाता है फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन के बेस में ये मौजूद है, इसी वजह से कहा जाता है फ्रंटल साइनस। चूँकि दो की तादाद में है और ये दोनों बिल्कुल ऐसे हैं कि एक दूसरे से पेयर फॉर्म में हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं है। तो जो बिल्कुल सामने होते हैं उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। ये जो मैक्सिलरी साइनस हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, यानी पैरेलल हैं। जबकि फ्रंटल जो साइनस हैं ये सिमेट्रिकल नहीं हैं, हाँ बेशक वो दो तादाद में है, पेयर फॉर्म में है, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट हैं। ये लार्जेस्ट तकरीबन कितने होते हैं जो इसको लार्जेस्ट का नाम दिया गया है? ये तकरीबन अगर मैं इसकी हाइट यूँ ले लूँ तो इसकी हाइट जो है तकरीबन 3 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो चौड़ाई है ये 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। तो इस लिहाज से ये इतना तकरीबन बड़ा होता है। आगे जो है वो है स्फेनाइड साइनस। स्फेनाइड साइनस को स्फेनाइड साइनस इसी वजह से कहते हैं बिकॉज ऑफ स्फेनाइड बोन। तो इसको कहा जाता है, ये कितने होते हैं? ये सिंगल भी हो सकते हैं, दो की तादाद में भी हो सकते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद हैं? बिहाइंड द आइज़, ठीक है। ये सामने से नज़र नहीं आते, हाँ ये आंखों के पीछे मौजूद हैं, बिल्कुल हमारी ये जो जगह है इसके बिल्कुल पीछे अंदर की जानिब मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं ये आंखें हैं, इन आंखों में आपको जो ये नज़र आ रहा है तो ये है स्फेनाइड बोन। अच्छा, थर्ड नंबर पर क्या है? थर्ड नंबर पर है ये एथमाइड साइनस। एथमाइड साइनस कहाँ पर मौजूद है? ये दो आंखों के दरमियान मौजूद होते हैं, ठीक है। अब दो आंखों के दरमियान जो आप देख लें कि दो आंखों के ये जो मौजूद है ये स्फेनाइड, ये क्या है? एथमाइड। ये दो आंखों के दरमियान मौजूद हैं, वो यहाँ पर ये एथमाइड बोन है। एथमाइड बोन को, एथमाइड साइनस को क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ एथमाइड बोन। तो बोन की वजह से इनको अपने अपने नाम मिले हैं। अब अगर हर एक में अलग अलग इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो रही है तो इसको कहा जाता है मैक्सिलरी साइनोसाइटस, फ्रंटल साइनोसाइटस, एथमाइड साइनोसाइटस और इसके अलावा स्फेनाइड साइनोसाइटस। अगर एक से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा साइनस में स्वेलिंग हो चुकी हैं तो इसको कहा जाता है मल्टी साइनोसाइटस। अगर एज ए होल सब में हो रहा है तो इसको कहा जाता है पेन साइनोसाइटस, ठीक है। अब सवाल जहन में ये आता है कि ये स्वेलिंग क्यों होती हैं जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन से हो जाती हैं, ठीक है। तो ये स्वेलिंग क्यों होती हैं? दिस स्वेलिंग जो है ये इनका जो सबसे बड़ा काज है वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, एलर्जिक भी हो सकता है, इसके अलावा नेज़ल पोलिप्स भी हो सकता है। जो बैक्टीरियल है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ये तकरीबन दो बैक्टीरिया ज़्यादातर कॉमन हैं जो बैक्टीरियल साइनोसाइटस में रोल प्ले करते हैं। आगे वायरल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंगल साइनोसाइटस भी हैं, फंगस के स्पोर्स होते हैं, वो आ जाते हैं पोलन्स एयर के साथ, तो वो आकर अंदर उसकी बाकायदा ग्रोथ होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एलर्जिक प्रॉब्लम उनका होता है, बॉडी नॉर्मल से हटकर उनको रिस्पांस देता है,
तो उनकी ज़्यादा रिस्पांस देने की वजह से साइनस के अंदर जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो इसी वजह से वो फिर एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है। और पाँचवें नंबर पर है नेज़ल पोलिप्स। नेज़ल पोलिप्स जो हैं, अगर आप अंदर इसकी एग्जामिनेशन कर ले, नेज़ल कहते हैं नाक को और पोलिप्स कहते हैं स्मॉल आउट ग्रोथ, जिसको हम आम तौर पर कहते हैं गोश्त, के इसके नाक में गोश्त हैं, ठीक है। आमतौर पर डॉक्टर जब इसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो वो देखते हैं कि नाक में कि गोश्त जैसा एक टुकड़ा है, बिल्कुल इस जैसा जैसे कोई ड्रॉप ऑफ टीयर हो, ड्रॉप ऑफ वाटर हो या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर हो, तो वो अगर किसी सरफेस से बस गिरने के करीब हो, यानी कतरे जैसी शक्ल बना हुआ हो, तो वो कहलाता है नेज़ल पोलिप्स। लेकिन ये याद रखें, ये जो आउट ग्रोथ होती हैं ये कैंसरस नहीं होता, ये नॉर्मल होता है, लेकिन लोग फिर इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, इसको कहते हैं नेज़ल पोलिप्स। इसके अलावा ये जो साइनोसाइटिस हैं ये डीएनएस से भी होता है। व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस स्टैंड फॉर डीएनएस। डीएनएस जो है जब ये नाक का जो मेन बोन है ये अगर डिस्प्लेस हो, डिस्प्ले नेज़ल सेप्टम, ठीक है, डिस्प्लेस नेज़ल सेप्टम है, ये अगर थोड़ा टेढ़ा हो तो इस रिजल्ट इससे भी साइनोसाइटिस हो सकता है। अच्छा, बैक्टीरिया और वायरस में मसला क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस का सबसे जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो ये होता है कि बैक्टीरिया में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, वायरस में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। आमतौर पर जो वायरल साइनोसाइटिस होता है वो 7 से लेकर 10 दिनों में ख़त्म हो जाता है और उनके सिम्पटम 7 से लेकर 10 दिनों तक होते हैं। और इस जैसे प्रॉब्लम जो 7 से लेकर 10 दिनों तक हो, हम इसको कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस क्या है? कोई भी बीमारी हो, अगर उसके जल्दी सिम्पटम अपीयर हो और जल्दी ही ख़त्म हो जाए, दिस इज़ नोन एज एक्यूट साइनोसाइटिस। और क्रॉनिक साइनोसाइटिस वो हैं कि अगर इसके सिम्पटम जो हैं 10 दिन से आगे बरकरार रहे तो फिर जो है ये क्रॉनिक में चला जाता है, और इसके साइन एंड सिम्पटम जो हैं देर तक मौजूद हो तो फिर ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है। अब सवाल ये है कि बैक्टीरिया और वायरल में सबसे चैलेंजिंग टास्क डॉक्टर को ये होता है कि इसमें फ़र्क कर सके कि कौन सा वायरल है और कौन सा बैक्टीरियल है। आमतौर पर जो वायरल होता है वो 7 से लेकर 10 दिनों तक होता है, जिसको एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। और ये आमतौर पर जो ड्रग होते हैं, जो जैसे एनाल्जेसिक ड्रग हैं, ठीक है, जो दर्द वाले ड्रग, क्योंकि इसमें पेन आपको महसूस होता है, आपका सर जो है वो काफ़ी भारी होता है। और इसके अलावा एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं अगेंस्ट द फेवर ड्रग्स, यानी टेम्परेचर के ख़िलाफ़ जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एस्पिरिन कंपाउंड हैं। इसके अलावा डीकंजेस्टेंट ड्रग जो हैं वो ड्रग होते हैं जो अगेंस्ट द स्वेलिंग दिए जाते हैं, क्योंकि अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी स्वेलिंग हो चुकी है। अब जो स्वेलिंग है ये ख़त्म हो तो इसके लिए डीकंजेस्टेंट ड्रग दिए जाते हैं। इसके अलावा सेलाइन इरिगेशन किए जाते हैं, आमतौर पर नेज़ल स्प्रे दिए जाता है जिसमें सोडियम क्लोराइड और इसके अलावा प्योर वाटर उसमें मौजूद होता है, यानी पानी और प्लस नमक मौजूद होता है। अगर आप इसको घर पे बनाना चाहें तो 1/4 टीस्पून साल्ट आप ले लें और उसको 1 कप वाटर में मिला लें और फिर उसको स्प्रे किया करें। तो ये आमतौर पर 7 से लेकर 10 दिनों में ये होता है और ये वायरल फिर खुद बहुत ख़त्म हो जाता है। अब अगर 7 से लेकर 10 दिनों के बाद भी ये जारी हो तो फिर ये क्रॉनिक में चला जाता है और फिर इसको बैक्टीरियल साइनोसाइटिस कंसिडर किया जाता है। अब बैक्टीरियल साइनोसाइटिस जब होता है तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह होता है कि जब बैक्टीरियल हो तो फिर इसको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक आमतौर पर एंटीबायोटिक 2 तरह के दिए जाते हैं, एक फ़र्स्ट लाइन के दिए जाते हैं और एक सेकंड लाइन के दिए जाते हैं। जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक हैं वो एमॉक्सिल दिए जाते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है ना, अगर वो 3 दिनों के अंदर काम ना करे तो फिर आगे इसको एमॉक्सीक्लेव दिए जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ये दिए जाते हैं। अगर आगे जो है अगर इससे कोई फ़ायदा रिस्पांस नहीं मिल रहा तो सेकंड लाइन में इसको एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, इसके अलावा लेवोफ्लॉक्सिसिन है, ये टेबलेट एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। फिर आमतौर पर ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाता है। अब इसके लिए बंदा क्या करे जब भी किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम, तो इसमें पेशेंट के लिए क्या एहतियाती तदाबीर घर पर इख्तियार करनी चाहिए। वो ये हैं कि
अब क्या कर ले, जो जिस बंदे को ये हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रेशन होगी, क्योंकि इसमें अंदर का जो साइनस है ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। होता ये क्यों है, ये आमतौर पर डस्ट, क्योंकि ये बैक्टीरियल या वायरल या फंगस ये जितनी भी होते हैं डस्ट एयर से आते हैं। दूसरा ये है कि जो लोग ज़्यादातर इसी ऑफिस में बैठे होते हैं, ज़्यादातर लोग इसी इस्तेमाल करते हैं, और जो कोल्ड एयर हैं उनकी इनहेलेशन से भी हो सकती हैं। और तीसरी बात यह है कि ड्राई एयर ज़्यादा लेने से उससे भी ये मसला होता है, क्योंकि रेस्पायरेशन के लिए बेहतरीन एयर जो है वो ह्यूमिड एयर है। अगर एयर कंडीशन के सामने आप ज़्यादातर बैठते हैं, कोल्ड एयर आप ले रहे हैं, तो उससे ये मसला हो सकता है। कम पानी इनटेक करने से भी ये मसला हो सकता है। तो इसी वजह से हाइड्रेशन आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करेंगे। दूसरा ये है कि आप स्टीम दिया करें। स्टीम क्या है, अगर आप पानी देगचे में रखें और उसको खूब उबालें, उबालने के बाद जो है अपने ऊपर चादर रखकर उसकी जो वो है जो एवोपरेशन है वो अगर आप नाक में लेकर जाएं तो दिस इज़ नोन एज स्टीमिंग प्रोसेस। आप फेशियल पैक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर वो अंदर जो म्यूकस हैं, आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो रास्ता है जो मैक्सिलरी साइनस है, ये इसके अंदर जो म्यूकस होता है ये बिल्कुल अंदर से ये स्वेलिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल इससे पहले ये इतने साइज़ का था, अब ये क्या है, इसकी स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग जब हो जाती है तो देखो ये अंदर की तरफ काफ़ी बढ़ गया, अब मोटा हो गया। अब क्या हो जाता है, ये जो जगह है इस जगह को कहते हैं इन्फंडिबुलम। अब ये जो इन्फंडिबुलम है ये ब्लॉक हो जाता है, तो एज अ रिज़ल्ट इसमें जो म्यूकस है वो अंदर ही अंदर जमा हो जाता है। तो ज़ाहिरी बात है पानी भी जब कड़ा हो जाए तो वो ख़राब गंदा हो जाता है, उसमें मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट इसके अंदर पस फिर बन जाता है, जिसको हम उर्दू में नाव कहते हैं। अंदर नाव बन जाता है, इसके तरह इसमें भी बन जाता है, ठीक है। इस तरह इसमें के अंदर भी बन जाता है, नाव बन जाता है, इसमें भी बन जाता है, ठीक है, इसके अंदर भी बन जाता है, और इसके अलावा ये भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो देखो अब बंदा गोश्त के दरमियान जो है थोड़ी सी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर इसमें गोश्त चला जाए दांतों के दरमियान, तो बंदा इसको फिर कैसे वो बर्दाश्त कर सकता है। तो एज ए रिज़ल्ट आप जब सजदे में जाते हैं, जब रुकू में जाते हैं, आम तौर पर जब जाते हैं, जब लेटते हैं, तो आपको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें फेवर भी होता है, आपको टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इन साइनस में बैक्टीरिया ग्रोथ शुरू हो जाती हैं, अंदर WBC की बाकायदा एक जंग शुरू हो जाती है, न्यूट्रोफिल और इसके अलावा जो है ऐसे WBC आ जाते हैं, नव बन जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल ये जो इन्फंडिबुलम है, जो स्पेस है, ये क्या हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाते हैं। अब स्पेसेस ब्लॉक हो गए, ठीक है। अब स्पेसेस जब ब्लॉक हो गए तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आप इन जगह को फेशियल पैक दिया करें। फेशियल पैक का क्या मतलब है कि ये एक ख़ास तौर पर मेडिकल स्टोर में ये मिलते हैं, जिसको गर्म कोल्ड फेशियल पैक भी होते हैं और हॉट पैक भी होते हैं। तो आप जो है ना हॉट फेशियल पैक लेकर इन पर रख सकते हैं, तो इससे आपको इफाका होगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट किया करें और यूज़ एलिवेटेड हेड ऑफ बेड। आप जब बेड पर सोया करें तो आप यूँ के नीचे तकिया मौजूद हो, तकिया और आपका हेड जो है वो नॉर्मल से हट कर थोड़ा ऊपर हो, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा आराम मिल सकता है। इसके अलावा अगर इससे भी मसला हल ना हो एंटीबायोटिक से, जो इसका सेवियर केस होता है, तो सेवियर केस में फिर ये है कि सेवियर केस में कि फिर जो है ना सर्जिकल इंटरवेंशन होती है। सर्जिकल इंटरवेंशन ये है कि बाकायदा एक कैथेटर अंदर किया जाता है, जिसके सर पे बैलून होता है, वो अंदर जाकर फॉर एग्जांपल यूँ लेकर इसके अंदर आ जाते हैं और इसका सर जो है फिर गुब्बारा भर जाता है। गुब्बारा भरने के बाद जब इसको वापस खींचते हैं तो ये जो बंद जगह हैं, ये गुब्बारा पुला हुआ गुब्बारा जो है उसकी वजह से ये इन्फंडिबुलम खुल जाता है। तो इस तरीके से सर्जिकल ऑपरेशन भी इसका होता है। दूसरा ये है सर बैलून के ज़रिए हो तो इसको कहते हैं बैलून साइनोप्लास्टी। और तीसरा ये है FESS सर्जिकल मेथड क्या है, आप इसकी एब्रिविएशन भी देख सकते हैं। ये वो मेथड है कि जिसमें बाकायदा सर्जरी के ज़रिए ये जो इधर बोन मौजूद हैं, बाकायदा इधर जो बोन मौजूद हैं, उन बोन को हटाया जाता है, ताकि क्योंकि अगर ये बंदे पे डिपेंड करता है, पेशेंट के हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि वो पीरियाडिकली उसको ये मसला हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसका फिर इलाज ये है कि इसके करीब जो बाकायदा टिशू मौजूद हैं, जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, वो टिशू ही साइड पर कर दें, ताकि बिल्कुल ये जो सुराख हैं, जो इन्फंडिबुलम है, साइनस जिस जगह पर नाक में खुल रहा है, ठीक है, अब वो सुराख ही बड़ा कर दे,
ठीक है, ताकि बिल्कुल भी अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, क्योंकि ये बंदा ज़्यादातर रिसेप्टिव है इस प्रॉब्लम का, साइनोसाइटिस का, तो बिल्कुल इसका इन स्टार्ट से ये मसला ही ख़त्म कर देते हैं कि वो टिश्यू ही हटा दे। तो इस टिश्यू के हटाने को FESS साइनोप्लास्टी कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा।